हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा ख्याल से आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपका प्रिपरेशन एग्जामिनेशन को लेकर के, बोर्ड को लेकर के बढ़िया चल रहा होगा। सर प्रिपरेशन तो बढ़िया चल रहा है बाकी सारे सब्जेक्ट का, लेकिन सर केमिस्ट्री में एक चैप्टर है दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर दैट इज़ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स चैप्टर। सर इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, सर इसमें बड़ा डिलेमा क्रिएट हो रहा है। सर एक चीज़ याद करते हैं, दूसरी चीज़ भूल जाते हैं। सर इसमें एथेनोइक एसिड याद करते हैं तो सर एथेनॉल भूल जाते हैं, एथेनॉल याद करते हैं तो सर एथेनोइक एसिड भूल जाते हैं, सर एस्टेरिफिकेशन याद करते हैं तो सैपोनिफिकेशन भूल जाते हैं। सर देयर इज़ वेरी 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 बिग कन्फ्यूज़न टेकिंग दिस चैप्टर। सो बच्चों, आज हम आपके सामने आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बार बार, और उन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद में मैं आपसे वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आपके अंदर जो डिलेमा क्रिएट हुआ है आपके माइंड में वो सारा क्लियर हो जाएगा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी दूर हो जाएगी और आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में और इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो लास्ट वीडियो में हमने इसके बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम कार्बन के कुछ ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की, उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जैसे कि कंबशन देखेंगे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, एस्टेरिफिकेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड देखेंगे, सैपोनिफिकेशन देखेंगे। उसके जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बच्चों, आज आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा और ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये वीडियो हमारा देखने के बाद में। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, सो कार्बन कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंबशन क्या होता है। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड से पहले हमने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कवर कर लिए हैं, फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिया है और होमोलोगस रिलीज कवर कर लिया है और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ये कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ कंबशन। तो स्टार्ट करते हैं कंबशन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंबशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए। कंबशन का मतलब होता है जलना। किसी चीज़ को अगर हम जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, जो चीज़ इनफ्लेमेबल है उसको जब जलाते हैं तो वो चीज़ जब जलती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। तो जनरली एंड सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई कंपाउंड जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, उसके साथ साथ में हीट निकलती है और साथ साथ में लाइट प्रोड्यूस होती है। तो कंबशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स burn in the presence of oxygen to give carbon dioxide, water, light and heat. This process is known as combustion. Okay, so definition क्या हो जाएगी? definition हो जाएगी कि carbon along with its all compounds burn in the presence of oxygen to give carbon dioxide, water, heat and light. Heat and light is known as combustion. Okay, so this is the definition of combustion. इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कंबशन के एग्जाम्पल क्या है? तो कार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या कार्बन के ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटीरियल जिनमें कार्बन पाया जाता है, इनको जब हम बर्न करते हैं या जलाते हैं तो ये जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं कंबशन। ओके बच्चों, तो व्हाट विल बी द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। कार्बन कहीं भी हो सकता है। कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो बकमिंस्टरफल्रीन हो, या कार्बन के और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के साथ, जैसे एथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या जितने भी मटेरियल्स हम देखते हैं जैसे कि वुड है, जैसे कि पेपर है, जैसे कि प्लास्टिक है, ये सारे के सारे मटेरियल्स कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए मटेरियल्स हैं। इनको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब ये बर्न होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर या वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है, साथ साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इज नोन एज कंबशन। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जब ये बर्न करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, साथ साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन के कंपाउंड, जैसे कि मेथेन है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, और हीट बनेगी, और क्या बनेगी, लाइट बनेगी। ठीक है, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या है, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, CH4O2 CO2H2O। तो बैलेंस करने के लिए आप सिंपल मेथड जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या आपको मैं एक मैथमेटिकल मेथड बताता हूँ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पे A मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि B है, और यहाँ पे ये जो CO2 बना है इसको C मान लीजिए, और H2O जो बना है इसको आप मान लीजिए D। ठीक, ओके। तो अब हम देखेंगे कार्बन के लिए। कार्बन के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है, तो ये 1 एटम ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई होगा A से तो हो जाएगा A। ओके, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, और ये 1 A से मल्टीप्लाई हो जाएगा होगा, तो 1 A जा A, या A 1 जा A इक्वल्स टू, इधर कार्बन देखेंगे, इधर कार्बन का भी एक ही एटम है, और ये C से मल्टीप्लाई होगा तो 1 C जा C, यानी कि C 1 जा C, तो A इक्वल टू C हो जाएगा। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे 4 हैं, और ये 4A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4A इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और ये D से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2D। यहाँ से D निकालेंगे तो आ जाएगा D इक्वल्स टू 2A, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू 2A आ जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे लेंगे तो आ जाएगा 2B, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 2C, ये हो जाएगा, और 2C ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, ये D से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा D, 2B इक्वल्स टू 2C प्लस D। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि D की वैल्यू 2A है, तो यहाँ पे D की जगह पे 2A पुटअप कर लेंगे, और C की वैल्यू A है तो ये पुटअप कर लेंगे, तो 2B इक्वल्स टू 2C, 2C C इज इक्वल टू A, मीन्स 2C इज इक्वल टू 2A, तो 2A और प्लस D की वैल्यू कितनी है 2A, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2B इक्वल्स टू 4A। तो B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा 2A, B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा 2A, तो A कितना आ जाएगा, A इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यहाँ से आया हमारे पास B इक्वल्स टू 2A, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, एंड C इक्वल्स टू A है, A की वैल्यू 1 है तो C इक्वल्स टू 1, एंड D इक्वल्स टू 2A एंड A इक्वल्स टू 1 है तो D इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे और ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। A की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, B की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमको 2 लिख देना है। ठीक है, C की वैल्यू 1 है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, और D की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमको 2 लिख देना है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस हो गया। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, यहाँ पे कार्बन एटम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एंड 2 4। सो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो ये हमने आपको बताया
मैथमेटिकल वे ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। आपको रटने रटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मैथमेटिकल मेथड यूज़ करें और इस मेथड से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बआसानी बैलेंस कर सकते हैं। डिड यू लाइक दिस मेथड? अगर लाइक किया, पसंद आया, समझ आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये मैथमेटिकल वे है, इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसको आप ठीक से देख लीजिए, ठीक समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। यहाँ आपने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा डी। फिर क्या किया, कंपेयर किया। यहाँ पे ए और यहाँ पे सी मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है। एक को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन जा ए होगा, ये ए हो गया। यहाँ पे कार्बन कितना है, एक ही एटम है तो एक ये, और यहाँ पे हमने लिया था सी को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन जा सी हो जाएगा, तो ए इक्वल टू सी आ जाएगा। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है 4 और ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम थे 2 और यहाँ पे डी था तो 2d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 2d, ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 4 तो d इक्वल टू 2a आ जाएगा। ऑक्सीजन में यहाँ पे हमने लिया था b तो ये हो जाएगा 2b और यहाँ पे हो जाएगा 2c एंड प्लस d, तो 2c प्लस d हो गया। अब यहाँ पे 2c की वैल्यू, c की वैल्यू a है तो 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, और d इक्वल टू 2a ये फाइंड किया था, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 2b इक्वल टू 4a आ जाएगा, b इक्वल टू 2a आ जाएगा। तो जब b इक्वल टू 2a तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो जाएगा, c इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू a के इक्वल थी, d की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि d 2a के इक्वल था। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे और इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो ये साथ साथ में हमने आपको इक्वेशन को बैलेंस करना भी बता दिया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 है उसमें, और उसमें इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो ये मेथड आप यूज़ करेंगे, इससे आसानी से आपके इक्वेशन बैलेंस हो जाते हैं। इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH ले लिया, ये भी कार्बन कंपाउंड है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ में बर्न कर दिया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस हीट और प्लस एंड लाइट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, कैसे इसको बैलेंस करा जाए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम A ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम B ले लेते हैं, ओके, यहाँ पे C ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे D ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे कार्बन को पहले देखेंगे, तो कार्बन हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ही कार्बन है और यहाँ पे A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A वन जा A, तो A इक्वल्स टू इधर कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन एक ही है और C से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A इक्वल टू C हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A इक्वल्स टू यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे D से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2D हो जाएगा, तो यहाँ से हम D निकालेंगे, D इक्वल टू 2A निकल आएगा। ओके, उसके बाद हम लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे हम देखेंगे तो 2B है, 2B नहीं, यहाँ पे भी है तो ये हो जाएगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये A वन जा A और प्लस 2B इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 2C और प्लस इधर ऑक्सीजन 1D यानी D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे A को A लिखेंगे और B को B लिखेंगे और 2C, A इक्वल टू C है यानी C इक्वल टू A है तो 2C इक्वल टू 2A हो जाएगा, 2A और प्लस D की वैल्यू क्या है 2A है, 2A, तो ये कितना आ गया, ये आ गया A प्लस, इसको इधर लिख लेते हैं, A प्लस 2B इक्वल टू 4A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस 2B इक्वल टू 4A हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा क्या। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे A की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको फिर से कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा पहले कार्बन के लिए देखा, यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी है A है और यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी एक ही है, तो A इक्वल टू कितना हो गया, A इक्वल टू हो गया C के। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन देखा, यहाँ पे 3
3 और एक 4, 4 हो गया, तो ये हो गया हाइड्रोजन के लिए हमने देखा तो हो गया 4a, 4a इक्वल्स टू इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है सिर्फ 2, तो 2d हो जाएगा, ये 2d, तो यहाँ से d निकल आएगा, d इक्वल टू 2a। ठीक, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे है एक ये, यानी कि a और प्लस 2b, 2b इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 2c और प्लस यहाँ पे हो जाएगा d। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2b, 2b को 2b लिख लेते हैं इक्वल्स टू 2c, 2c का मतलब 2a हो जाएगा और प्लस d, d की वैल्यू कितनी है 2a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये a प्लस 2b इक्वल्स टू 4a। ठीक, तो 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4a माइनस a, 2b इक्वल्स टू 3a, यानी कि a इक्वल्स टू हो गया 2 और b इक्वल्स टू हो गया 3। ठीक, a निकल आया, b निकल आया, तो c कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू a है, यानी कि c इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, d इक्वल्स टू कितना था 2a था, यानी कि 2a मीन्स 2 टू द 4, तो d इक्वल टू 4। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 निकली है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे, और c की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, d की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे। अब देखेंगे कि क्या बैलेंस हुआ, क्या ये मेथड वाकई काम करता है। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2 एटम, कार्बन यहाँ पे 2 एटम, कार्बन यहाँ पे 2 एटम, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 टू ज़ा 8, 8 यहाँ पे, 4 टू ज़ा 8 यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एंड 3 टू ज़ा 6, 6 एंड 2 8, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 2 टू ज़ा 4, 4 4 8। ठीक, बैलेंस हो गया। तो दिस ट्रिक एंड दिस मेथड रियली वर्क्स, सो दिस इज द वेरी बेस्ट, दिस इज द बेस्ट मेथड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। सॉरी, तो ये हो गया कंबशन। कंबशन एक्चुअली क्या है, कंबशन है बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स and carbon in the presence of oxygen to give carbon dioxide and water with the release of heat and light. Okay? इसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द कंपाउंड्स। ठीक, तो क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यही है ऑक्सीडेशन। तो इसमें होता क्या है, इसमें एथेनॉल जब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है एथेनॉल को, तो वो बदल जाता है एथेनोइक एसिड में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है KMnO4 और ये होता है अल्कलाइन। क्या होता है अल्कलाइन, ये होता है अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4, या फिर क्या हो एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7। ये है क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये क्या है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड कर लेते हैं इनकी प्रेजेंस में। ठीक, यानी ये अपनी प्रेजेंस में अल्कोहल में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है किन्हीं कंपाउंड्स में, ठीक, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं CH3 COO CH2OH, ये हमारे पास है एथिल अल्कोहल। क्या है ये है एथिल
अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या इसका नाम दूसरा भी है एथेनॉल, इसका नाम है, क्या नाम है, एथेनॉल। तो ये एथेनॉल अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जब हीट किया जाता है तो होता क्या है, यहाँ पे बन जाता है CH3COOH। तो यहाँ आप देख रहे थे एक ऑक्सीजन का एटम था, यहाँ पे 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहेंगे किसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर अल्कोहल्स में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं वो अल्कलाइन KMnO4 है या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इनकी प्रेजेंस में चाहे ये हो, दोनों नहीं होंगे, एक होगा। इसकी प्रेजेंस में भी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये एथेनॉल था, ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाने की वजह से ये रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम, मेरा ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी प्रेजेंस से या जिनकी वजह से, ड्यू टू विच प्रेजेंस ऑक्सीजन ऐड हो जाती है किन्हीं कंपाउंड्स में, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन हो जाएगी सब्सटेंसेस ड्यू टू विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन is added to the other substances, to give new substances या compounds भी कह सकते हैं, are called oxidizing agents, are called oxidizing एजेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो अल्कलाइन KMnO4 है या एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ऐसे केमिकल्स होंगे जिनके प्रेजेंस से दूसरे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। इनके एग्जाम्पल है KMnO4 एंड K2Cr2O7। KMnO4 कैसा होगा, अल्कलाइन होगा, K2Cr2O7 कैसा होगा, एसिडिफाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते होंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को हटा करके उसकी जगह पर आ जाना, किसी को हटा करके उसकी जगह पर आ जाना। जैसे कि क्रिकेट के गेम में आपने देखा, क्रिकेट के का जो स्पोर्ट है उसके अंदर देखा होगा आप, जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा प्लेयर जो बाहर बैठा हुआ होता है उसी टीम का, वो उसकी जगह ले लेता है, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर हो जाता है। तो इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें में से सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन
ऐड हो जाती है, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह ले लेती है। तो ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये होगी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन एटम्स आर एडेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन एटम्स आर सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोरीन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। डेफिनेशन एक्यूरेटली क्या हो जाएगी कि हो जाएगी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द हाइड्रोजन एटम्स आर सब्सटीट्यूटेड बाय द क्लोरीन एटम्स। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स hydrogen atoms are substituted by chlorine atoms in the presence of sunlight. This is known as substitution reaction. तो कैसे लिखेंगे? In saturated hydrocarbons, hydrogen atoms are substituted by chlorine atoms in the presence of sunlight. तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि सनलाइट के प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक, जैसे CH4 है, यहाँ पे सनलाइट होगा, प्रेजेंट होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में ये Cl क्या करेगा? इसमें में से एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा, इसकी जगह पर खुद आ जाएगा। ठीक, तो ये जो एग्जाम्पल है ये है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक, ये मेथेन है, ये क्या बना? क्लोरोमेथेन। क्या बना? ये बना क्लोरोमेथेन। ठीक है, ये रिएक्शन और भी आगे प्रोसीड कर सकता है अगर क्लोरीन की क्वांटिटी एक्सेस में हो। ठीक है, इन द एक्सेस ऑफ क्लोरीन ये बनेगा CH4 + Cl2। एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगी, सनलाइट तो होगा ही होगा। तो क्या होता है इसमें? एक एक करके सारे हाइड्रोजन एटम्स मेथेन के सब्सटीट्यूट हो जाते हैं और उनकी जगह पे क्लोरीन एटम्स एक एक करके जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या बनेगा? CH3Cl और HCl बन जाएगा। अब यहाँ पे जो CH3Cl बना है, CH3Cl, इसमें क्लोरीन जब ऐड होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा, CH2 और क्लोरीन एक आकर के जुड़ जाएगा। तो एक एटम था यहाँ पे क्लोरीन का, एक और जुड़ जाएगा तो Cl2 बनेगा और HCl यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह से इसको ऊपर लिखते हैं ताकि दिखाई पड़े। इसी तरह से CH2Cl2 जो बना है, CH2Cl2, इसके अंदर Cl2 ऐड होगा, सनलाइट होगा सब जगह, सनलाइट यहाँ भी, सनलाइट यहाँ भी। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगी और क्लोरीन एटम आकर के जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा तो बचेगा CH, और क्लोरीन एटम आकर के जुड़ जाएगा तो Cl3 बन जाएगा। फिर ये Cl3 में Cl2 ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन पे निकल जाएगा, क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगी तो बन जाएगा CCl4 + HCl। ठीक, अब इनके नेम देखेंगे। यहाँ पे एक क्लोरीन है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है तो इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। यहाँ पे तीन क्लोरीन एटम है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। यहाँ पे सारे निकल गया, क्लोरीन के 4 एटम है तो हो गया टेट्रा। सारे हाइड्रोजन के एटम निकल गए, क्लोरीन के 4 एटम तो टेट्रा मीन्स 4 टेट्राक्लोरोमेथेन। ओके, तो इस तरह से हाइड्रोजन के सारे एटम एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर लिए जाते हैं क्लोरीन एटम के थ्रू। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, चलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गया। ओके, अब इसके बाद में है
प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। चलिए एथेनॉल देख लेते हैं फटाफट। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको एथेनॉल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यह रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी यह है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉल्युबल होता है इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इन ऑल प्रोपोर्शंस, सारे प्रोपोर्शंस में कितना भी वाटर हो, कितना भी अल्कोहल हो, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मीन्स एथेनॉल ऐड हो सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद इसका यूज़ जो होता है वो मेडिसिन्स बनाने में किया जाता है, मेडिसिन्स में यूज़ होता है। और जैसे कि आयोडीन टिंक्चर बनाया जाता है, टिंक्चर आयोडीन बनाया जाता है, कफ सिरप बनाए जाते हैं, कफ सिरप बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब बनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल की तरह से भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूजेस भी इसके होते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होंगी। तो इसमें हमें ये सब चीज़ें स्पेशली नहीं देखना है, हमें देखना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है। तो एथेनॉल हो गया। एथेनॉल का डॉट स्ट्रक्चर हमने बताया था, पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल क्या होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के बताए हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो उनको देख लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको सारे के सारे पता चल जाएंगे। ओके, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है इसकी प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्पेशली देखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसके देखना है? एथेनॉल के देखना है। तो एथेनॉल में सबसे पहले इसका हमको रिएक्शन देखना है, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ में ये कैसे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? तो एथेनॉल है CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। इसका रिएक्शन सोडियम से होगा। तो होगा क्या? होगा सिंपली ये कि यहाँ से ये हाइड्रोजन का एटम निकल जाएगा, एक एटम यहाँ से निकलेगा और एक और निकलेगा। जब इसके हम दो मॉलिक्यूल लेंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये बन जाएगा CH3CH2O और इसके साथ में ये Na आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 क्या बन जाएगा? CH3CH2ONa। ठीक है, इसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसका 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और इस तरह से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये बना क्या? इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम ये एथ है और ये ऑक्सीजन है, सोडियम एथॉक्साइड। ओके, सो दिस इज सोडियम एथॉक्साइड। तो ये रिएक्शन पूछा जाता है कि सोडियम का रिएक्शन एथेनॉल के साथ होगा तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। सिंपली होगा क्या? सिंपली होगा कि ये हाइड्रोजन का एटम निकल जाएगा और ये 2 एटम निकलेंगे तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा CH3CH2। यहाँ पे O के साथ H हट जाएगा और यहाँ पे Na आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। तो ये था रिएक्शन विद सोडियम। इसके बाद में है हीटिंग एट 443 केल्विन।
443 Kelvin in the presence of concentrated H2SO4, and this is very important reaction of ethanol. बहुत important है ये, ठीक है। तो इसको आप ठीक से देखिए, समझिए कि एथेनॉल को जब हम हीट कर देते हैं 443 केल्विन पे तो क्या होता है। तो बच्चों पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो सब्सटेंसेस में से, जो कंपाउंड्स में से वाटर को निकाल देते हैं, वाटर को रिलीज कर देते हैं, वाटर उसमें से निकल जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन उसका हो जाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल when ethanol is heated at 443 Kelvin in the presence of concentrated H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब एथेनॉल को हीट करते हैं तो H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है और ये वाटर को रिलीज कर देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका रिएक्शन देखेंगे, CH3 CH2OH और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे और 443 केल्विन पर इसको हम क्या कर लेंगे, हीट कर लेंगे, ठीक है। ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है हीट करना। तो इसमें में से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक। बैलेंस अगर करेंगे तो यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6 है, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस है। तो ये क्या बना है, ये बना एथीन। क्या बना, ये बना एथीन। क्या बन गया, ये एथीन बन गया। ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एथीन बन जाएगा, यानी कि ये जो अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल इसका नाम है। एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि एथिल अल्कोहल नहीं कहते। एथेनॉल, जब एथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट किया जाता है तो इसमें में से क्या होता है, वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये क्या काम करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 acts as a dehydrating agent, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके अंदर बाकी ना रह जाए। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, ठीक, इतना ही है। इसके बाद आ जाते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल भी इंपॉर्टेंट है, उसके सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एथेनोइक एसिड का पहले फार्मूला देख लेते हैं, क्या होगा, CH3COOH होगा, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड क्या है, ये भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 केल्विन एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन, ठीक। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ठीक, 290 केल्विन। अब होता क्या है, जब विंटर में जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो लो का मतलब क्या, 290 को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 290 में से 273 जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है डिग्री सेल्सियस। तो ये बन गया 17 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि विंटर के अंदर जब
टेम्परेचर लेस देन कितना हो जाता है, लेस देन 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। टेम्परेचर कितना हो जाता है, लेस देन 17 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि 15 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो एथेनोइक एसिड होता है ये फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, बर्फ की तरह से हो जाता है फ्रीज होकर के। इसलिए इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अच्छा, ये एसिटिक एसिड कहाँ से आया, एथेनोइक एसिड का जब 5 to 8% सॉल्यूशन बनाया जाता है, सॉल्यूशन 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर जब ये होता है 5 to 8%, तो इसको हम कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं, विनेगर। और इसका एक दूसरा नाम एथेनोइक एसिड का एसिटिक एसिड भी होता है। इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो विंटर में जब टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होकर के इसका जो लुक होता है वो ग्लेशियर की तरह से हो जाता है, यानी कि बर्फ की तरह से हो जाता है। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज नथिंग बट एसिटिक एसिड व्हेन द टेम्परेचर गोज डाउन below 17 degrees Celsius in winter. It freezes and looks like a glacier, and this is why this is known as glacial acetic acid. ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। तो ये हमने देख लिया इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली। देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन क्या है, इससे पहले हम समझ लेंगे कि एस्टर क्या है। एस्टर क्या है, एस्टर क्या है, एस्टर होते हैं फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स, फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स। ठीक है, एस्टर क्या है, फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स। तो एस्टेरिफिकेशन क्या है, एस्टेरिफिकेशन का मतलब हो गया एस्टर का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन। तो एस्टर का फॉर्मेशन कब होता है, कैसे होता है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि एस्टेरिफिकेशन कहेंगे किसको। तो एस्टेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। सो एस्टेरिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अल्कोहल रिएक्ट्स with carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 to form ester. This is known as esterification. Okay. So esterification ये हो गया। तो esterification की डेफिनेशन हमने बताई। अब इसमें हमने बताया क्या कि अल्कोहल, अल्कोहल में हम क्या ले लेंगे, आपके सिलेबस में जो अल्कोहल है, अल्कोहल कहते हैं किसको है, अल्कोहल कहते हैं कि ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होता है, OH होता है, उनको, उन सबको हम अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि एथेनॉल है, मेथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल, ये सब अल्कोहल है। तो एथेनोइक एसिड का रिएक्शन होगा CH3 CH2, पहले हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जो हमने पढ़ा है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है। तो CH3COH ये हो गया हमारे पास एथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन हो जाएगा CH3CH2OH, इसके साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो होगा क्या, तो होगा ये कि यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH ये निकल जाएगा, तो H2O बेसिकली निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा CH3COO एंड ये बचेगा CH3CH2 और H2O निकल जाएगा। तो ये जो बना, ये बना, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ एस्टर। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ एस्टर। ये क्या है, ये है एस्टर। ठीक, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या हुआ, इसका केमिकल नेम होता है एथिल एथनोएट। क्या होता है, एथिल एथनोएट। क्या होता है, एथिल एथनोएट। क्या होता है, एथिल एथनोएट। ये क्या है, एस्टर है। ये क्या होता है, कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है। कैसा होता है,
स्वीट स्मेलिंग होता है, ठीक है। फ्रूट लाइक इसमें स्मेल आती है, स्वीट स्मेलिंग होती है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है? परफ्यूम बनाने में होता है। कहाँ यूज़ होता है? परफ्यूम बनाने में और आइसक्रीम बनाने में, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से। कैसे? फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से होता है, ठीक। कहाँ होता है? फ्रूट लाइक स्मेल होने की वजह से आइसक्रीम बनाने में और परफ्यूम बनाने में, ठीक है। तो ये हो गया एस्टेरिफिकेशन, ठीक। अब एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बन गया, ठीक है, और ये हो गया H2O निकल गया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे H2O फिर निकल गया, यानी कि यहाँ पे H2SO4 ये जो है इसने फिर किसका काम किया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का फिर से काम किया, ठीक है। इसने वाटर को इसमें से निकाल दिया। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यहाँ पे फिर से काम कर रहा है। ये जो एस्टर बना है इसका हमने नाम बता दिया एथिल एथनोएट है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C and double bond O, single bond O, single bond CH3 and single bond CH2। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, ठीक है। ये है एथिल एथनोएट, जिसको हम एस्टर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की बुक में जो बना हुआ है वो गलत है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो गया है। इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस in which alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 to give ester. That is known as esterification. Okay, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन बहुत पूछा जाता है। एस्टेरिफिकेशन क्या है? बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो एस्टेरिफिकेशन हो गया। एस्टेरिफिकेशन के बाद देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बेस से क्या होता है। रिएक्शन विद बेस, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3COOH, कोई भी बेस ले लेते हैं जैसे NaOH, ये क्या है? ये बेस है, ठीक है। इसका नाम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये क्या है? ये आपका है एथेनोइक एसिड है, ये एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बन जाएगा? तो फिर यहाँ से फिर से वही होगा और ये H2O इस तरह से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? बनेगा CH3COONA प्लस H2O, ठीक। अब ये जो बना है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट या सोडियम एथनोएट। सोडियम एथनोएट, ठीक है। ये सोडियम एथनोएट, ये क्या है? ये सोडियम एथनोएट क्या है? ये सोप है। ये क्या है? सोप है। तो सोप क्या है? सोप का क्या मतलब हुआ? ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जिसमें ये सोडियम का एक आयन जुड़ा हुआ है। ये सोडियम का ये पूरा साल्ट बन गया। तो सोप क्या है? ये सोप जो होते हैं वो सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। Soaps are sodium salts of long chain carboxylic acids. Soaps are sodium salts of long chain carboxylic acids. तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें सोडियम जुड़ गया, ये सोडियम का एक साल्ट बन गया, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के कि लंबी लंबी जो चेन बनती है सोडियम साल्ट की, वो सब की सब सोप कहलाते हैं। तो ये बन गया सोप, ठीक है। तो रिएक्शन जब हमने कराया इसका एथेनोइक एसिड का किससे? बेस से, तो क्या बन गया? सोप बन गया, ठीक है। तो रिएक्शन विद बेस हो गया। रिएक्शन विद कार्बोनेट इसका देख लेते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH प्लस कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है। तो बनता क्या है? उसी तरह से सोडियम का एक साल्ट बन जाएगा CH3COONA बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और H2O बन जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एफरवेसेंस यहाँ पे बहुत तेज़ी से एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन भी पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से होता है तो एफरवेसेंस क्यों प्रोड्यूस होता है। एफरवेसेंस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह से रिएक्शन हम करा देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह से सेम रिएक्शन होगा, CH3COONA बनेगा, ठीक, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस H2O बनेगा और यहाँ पर भी एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस which involve in the chemical properties of carboxylic acid, that is ethanoic acid। इसके बाद देख लेते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या है? अभी हमने बताया था सैपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एस्टर का रिएक्शन किसी बेस से होता है और बेस से होकर के अल्कोहल बनता है और कोई ना कोई सोडियम साल्ट बनता है। ठीक, तो यहाँ पे सैपोनिफिकेशन क्या हो जाएगा? सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एस्टर रिएक्ट्स विद एनी बेस टू फॉर्म अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। ओके, तो एस्टर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा था एस्टर बना था CH3COOC2H5। इसका रिएक्शन किससे करा देंगे? इसका रिएक्शन करा देंगे हम NaOH से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा? कौन सा अल्कोहल? C2H5O। इस तरह से बन जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा, ऐसे C2H5OH यहाँ से निकल जाएगा, ये सोडियम इसके साथ में जाकर के जुड़ जाएगा, तो CH3COONA प्लस C2H5OH। ये क्या बन गया? ये बन गया सोडियम एथनोएट। क्या बन गया? सोडियम एथनोएट। और ये क्या बन गया? ये बन गया एथेनॉल। ठीक, तो सैपोनिफिकेशन क्या है? सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एस्टर, दिस इज एस्टर, इन विच एस्टर रिएक्ट्स विद एनी बेस टू फॉर्म एथेनॉल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये सैपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और एथेनॉल का रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी एथेनॉल को जब हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 डिग्री केल्विन पर, तो एथीन बनता है और ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, और जो ये रिमेनिंग थी, रह गई थी, ये सारी हमने कवर कर ली हैं। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट्स आर चेंज टू सैचुरेटेड फैट्स। अच्छा, इसके अंदर एक रिएक्शन रह गया है मेरा ख्याल से, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन रह गया है, तो हाइड्रोजिनेशन भी बता देते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसी न किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, किसी न किसी कैटालिस्ट, जैसे निकिल कैटालिस्ट हो सकता है और पैलेडियम, निकिल कैटालिस्ट या पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं?
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट लाइक निकल और पैलेडियम। दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन और एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज ये हमारे पास एक क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये आर क्या है, ये आर कोई ना कोई एल्किल ग्रुप है। क्या है, अल्किल ग्रुप। क्या है ये, अल्किल ग्रुप। क्या होता है अल्किल ग्रुप? अल्किल ग्रुप होता है एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेने से जो ग्रुप बचता है वो अल्किल ग्रुप होता है। जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, CH3, तो मेथिल ग्रुप बन गया। C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो C2H5, ये एथिल ग्रुप बन गया। तो ये सब कहलाते हैं अल्किल ग्रुप। तो ये आर क्या है, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3 हो सकता है, ये भी CH3 हो सकता है। ठीक, ये सारे CH3 हो सकते हैं या सारे C2H5 हो सकते हैं या कुछ CH3 और कुछ C2H5 हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे निकल एक कैटालिस्ट है। क्या है ये, कैटालिस्ट। बच्चों कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है बच्चों? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को कैटालिस्ट कहते हैं और वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। So the substances by whose presence the rate of reaction increases and they themselves do not take part in the reaction, those substances are known as catalyst. तो यहाँ पे निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि ये बन जाएगा सैचुरेटेड, इस तरह से बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, ये आर 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 वही है, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स अलग से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो एटम्स हैं ये जुड़ गए। ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्या मतलब है हाइड्रोजिनेशन का? हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन भी कहलाता है, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो ये रिएक्शन भी पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है, इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में कैटालिस्ट कौन होता है? ठीक है, तो कैटालिस्ट यानी कौन सा सब्सटेंस होता है? तो कैटालिस्ट होता है निकल सब्सटेंस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट्स आर चेंज टू सैचुरेटेड फैट्स। तो उस प्रोसेस का नाम लिखना है जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने जो देखा था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो गए थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सैचुरेटेड, किसमें, सैचुरेटेड फैट्स में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, और इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। एक सेकंड बच्चों, इंक ख़त्म हो गया, ज़रा सा इंक हम डाल लेते हैं। ओके, फटाफट से इंक डाल लेते हैं। तो बच्चों ये प्रोसेस जो है हाइड्रोजिनेशन, ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, CBSE में पूछा गया है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिस प्रोसेस के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। एक चीज़ आपको और बता दें, ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये वेजिटेबल फैट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये वेजिटेबल फैट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो सैचुरेटेड होते हैं ये होते हैं एनिमल फैट्स। ठीक, ये हार्मफुल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, ये हार्मफुल फॉर हेल्थ होते हैं।
ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूज़फुल फॉर हेल्थ, ठीक है, फॉर हेल्थ, ये यूज़फुल होते हैं, यानी कि ये हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए इन्हीं को हमें यूज़ करना चाहिए। यानी कि वेजिटेबल्स ऑयल्स हमें फूड के अंदर यूज़ करना चाहिए। और ये जो एनिमल फैट है ये हार्मफुल होते हैं, ये हेल्थ के लिए दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसलिए इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये प्रोसेस जो पूछा गया था कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजीनेशन। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इट्स नेम सुफिक्स्ड विद ऑल। इसमें सुफिक्स है ऑल, ठीक, और इसमें कह रहा है कि इट्स नेम सुफिक्स्ड विद ऑल एंड हैविंग 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स हैं। कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 कार्बन एटम्स हैं। 2 कार्बन एटम्स हैं और इसमें सुफिक्स है ऑल। सुफिक्स क्या है? ऑल, ठीक। और विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस इक्वेशन indicate what happens when it is heated at 443 Kelvin with excess of concentrated H2SO4. What is the role of concentrated H2SO4 in this reaction? तो पहले इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। और ये क्वेश्चन CBSE 2016 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि उस कंपाउंड का नाम बताना है जिसमें सुफिक्स जुड़ता है ऑल और जिसके पास 2 एटम्स ऑफ कार्बन है, ठीक। तो 2 एटम्स कार्बन है और ऑल जुड़ा हुआ है, तो 2 एटम्स ऑफ कार्बन जो होंगे वो होंगे CH3 और CH2। कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तो CH3 CH2 ये दोनों कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहे हैं और इसके अंदर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ऑल का मतलब क्या हुआ? ऑल कब आता है? जब अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप हो। अल्कोहल क्या होता है? OH होता है। तो यानी कि ये बन गया कंपाउंड CH3 CH2 OH, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा CH3 एंड CH2 एंड OH। अब आप देखें, कार्बन की वैलेंसी पूरी होने के लिए हाइड्रोजन से इसने कंबाइन किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसने शेयर करके अपनी चारों वैलेंसी पूरी कर ली, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस कार्बन ने भी इस तरह से कंबाइन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इस वजह से यहाँ पे कार्बन तो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 3 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे और OH का 1 हाइड्रोजन ये हो जाएगा। तो OH फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन इसमें 2 एटम ऑफ कार्बन के बताया था, तो इसलिए इसका नाम, यानी ये कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2 OH, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। कैसे हो जाएगा? कार्बन 2 है तो एथेन हो गया और OH है तो ऑल हो गया, तो एथेनॉल हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। एक तो ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो गया। आगे कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड एट 443 केल्विन, यानी कि CH3 CH2 OH को हीट किया जाता है 443 केल्विन पर। हीट करना है, क्या करना है? हीट करना है और कंसंट्रेटेड H2SO4 की एक्सेस में, ठीक है। तो अभी हमने ये रिएक्शन बताया था कि इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ से वाटर निकल जाता है और वाटर निकल करके क्या बन जाता है? CH2 CH2, यानी कि अल्कीन बन जाता है और वाटर निकल जाता है, ठीक है। वाटर क्यों निकल गया? क्योंकि H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो इसमें पूछा गया है कि H2SO4 का क्या वर्क है, तो H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें पहला इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। CH3 COOH प्लस Na2CO3। दूसरा है CH4 प्लस CH4 प्लस O2 और तीसरा है C2H5OH प्लस Na। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, ठीक। ये अभी हमने देखा है। ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से
ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा और ये सोडियम इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 COONA और CO2 और H2O। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर और प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ओके, तो ये बन जाएगा, ये अभी रिएक्शन हमने देखा है पीछे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। इसमें है नेम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट आर यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू एसिड्स। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम बताना है। अभी हमने देखा था दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक था KMnO4, ठीक है, यह अल्कलाइन होता है, और दूसरा हमने देखा था K2Cr2O7, ये है एसिडिफाइड। ठीक, तो दो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, एक है KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड एथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा हमको अल्कोहल और एथेनोइक एसिड, अल्कोहल एंड एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक, अल्कोहल में हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल है, सपोज एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं, तो एथेनॉल लिख लेते हैं, एथेनॉल। और एथेनोइक एसिड, इसमें हमको डिस्टिंग्विश करना है। पहला दिया हुआ है लिटमस टेस्ट करना है। क्या करना है बच्चों, लिटमस टेस्ट करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है रिएक्शन विद NaHCO3। ये बच्चों 2017 का क्वेश्चन है, ये आ चुका है, तो हमें डिस्टिंग्विश करना है, लिटमस टेस्ट में करना है और रिएक्शन करना है। तो अगर हम इसमें देखें अल्कोहल में, तो अल्कोहल जो होते हैं लिटमस के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, डू नॉट शो एनी अल्कोहल, डू नॉट शो एनी चेंज विद लिटमस। ओके, विद लिटमस, इसमें क्या होगा, ये एसिड है और एसिड क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये एथेनोइक एसिड है, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। कौन, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक इसका हो गया। दूसरा इसका देखते हैं रिएक्शन विद NaHCO3। तो ये जो अल्कोहल होते हैं C2H5OH, इसका रिएक्शन अगर हम NaHCO3 से कराना चाहें तो इसमें बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, अल्कोहल जो होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट या किसी भी तरह के कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते हैं, जबकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं यानी एथेनोइक एसिड होते हैं, ये इससे रिएक्शन करते हैं। तो इससे जब रिएक्शन इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन बेटा अभी हम देख चुके हैं, बार बार देख रहे हैं। तो इसमें इसका रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर के क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो बन जाएगा CH3COONA प्लस CO2 और प्लस H2O। तो इसमें रिएक्शन, ये रिएक्शन एथेनोइक एसिड रिएक्शन कर लेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, लेकिन अल्कोहल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस टेस्ट एंड रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ठीक है, ओके। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, और उसके बाद वाला 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन बेटा है इसके अंदर, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें फिल इक्वेशन है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है CH3 COO C2H5, इसका रिएक्शन होना है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से। पहला ये है। दूसरा कह रहा है CH3 COOH प्लस NaOH। तीसरा है C2H5OH प्लस CH3COOH। और ये जो रिएक्शन होना है ये होना है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है। तो बेटा अभी ये रिएक्शन देखा है हमने, CH3COO C2H5 का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे सोडियम आकर के जुड़ जाएगा और ये एथिल अल्कोहल यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। तो बन जाएगा CH3COO Na और प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा। ओके, तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी देख चुके हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा H2O। ओके, ये H2O इस तरह से निकल जाएगा। ठीक, ये H2O ऐसा निकल जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एस्टर, यानी कि CH3COO C2H5 बन जाएगा और H2O, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, CH3COO ऐसा निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ऐसे। ठीक, तो CH3COO और C2H5 यहाँ के जुड़ जाएगा और ये H2O निकल जाएगा। ठीक है, ये बन जाता है एस्टर। तो ये पूछा नहीं क्या बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा बार बार पूछे जाने वाले रिएक्शंस हैं और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, कई बार करेंगे तो ये आपके जहन में बैठ जाएगा, आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है और इसके अलावा इस चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सब्सटेंस विद द फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस। अभी हमने देखा था कि जो फ्रूटी सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, वो एस्टर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड्स टू विच द फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स बिलोंग। तो फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो बिलोंग करते हैं एस्टर फैमिली से, यानी कि वो एस्टर ही कहलाते हैं, मतलब उसकी एक फैमिली होती है, उस तरह के जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो एस्टर कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टर। और इसमें कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन अभी हमने देखा है बेटा, इसमें होता यह है कि एथेनोइक एसिड एथेनॉल से रिएक्ट करता है तो एथिल एथेनोइड बन जाता है जो कि एस्टर कहलाता है। ठीक, तो फॉर द रिएक्शन विद द केमिकल नेम एंड द प्रोडक्ट फॉर्म। केमिकल नेम हमने बताया एथिल एथेनोइड बन जाएगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है। दूसरा इसमें कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर को रिलीज कर देता है। ठीक, डिस्टिंग्विश अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन। ये अभी हमने देखा है एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है एंड सैपोनिफिकेशन क्या होता है। तो एस्टेरिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ethanol reacts with the ethanoic acid to form ester with the release of H2O. This is known as esterification. Okay. Saponification में क्या होता है? Saponification is the process in which ester reacts with any base to form alcohol, ethyl alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This is known as सैपोनिफिकेशन। तो ये अभी पीछे देख चुके हैं सैपोनिफिकेशन क्या है और एस्टेरिफिकेशन क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया 2019 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक,
तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बची है, मिसल देख लेंगे नेक्स्ट टर्म पे, और ये वीडियो हम फटाफट ले आएंगे और ये भी बता देंगे आपको मिसल क्या होता है, मिसल का फॉर्मेशन क्या होता, कैसे होता है। मिसल एक्चुअली होता क्या है कि ये सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के पार्ट से बने हुए होते हैं। एक होता है आयनिक पार्ट और एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। तो आयनिक पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो ऑर्गेनिक होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वाटर के अंदर, ये स्ट्रक्चर्स ही कहलाता है मिसल। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए ये मिसल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मेरा ख्याल से ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं, और आपका ये चैप्टर आई थिंक ये आपका प्रिपेयर हो गया होगा, है ना। तो अब भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तत्पर हूँ और डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। तो बाकी आई थिंक कि अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपका जो कन्फ्यूज़न बना था वो सब क्लियर हो गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने लिए भी हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ नॉलेज, है ना। ओके, तो देखते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड डू गुड प्रिपरेशन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।